मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित कविता बादल राग का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। बादल राग का मतलब होता है, राग का मतलब होता है गान और बादल का मतलब होता है वो जो कि हमको वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी बादल का गान। बादल राग का मतलब क्या हुआ? बादल का गान। संबंधित कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों का आम जनजीवन पर, खासकर किसानों मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कैसे किया है। तृतीय है समीर सागर पर। तृतीय का मतलब तैरना, समीर का मतलब आपका वायु यानी हवा, सागर यानी समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जिस प्रकार से समुद्र पर हवाओं का आना जाना लगा रहता है, हवाएं वायु आती हैं जाती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख अस्थिर होते हैं, उनमें स्थायित्व नहीं होता है। कभी हमारे जीवन में सुख का पल आएगा और कभी दुख का पल आएगा। अब यहाँ पर आगे की कुछ लाइनों में गर्मी के दिनों में धरती की क्या स्थिति हो जाती है, यह बताने का प्रयास किया। जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध का मतलब जलता हुआ, हृदय का मतलब हृदय, आपका दिल, यानी दग्ध हृदय का मतलब हुआ कि जलती हुई ऊपर की धरती। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, विप्लव का मतलब बाढ़ और प्लावित माया का मतलब होता है कि एक नया आकर्षण यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा प्लावित का मतलब बहा देने वाला। जग के दग्ध हृदय पर, संसार के जलते हुए हृदय पर, यानी मई जून का महीना है, अप्रैल मई का, तो धरती धो धो करके जल रही है। और निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और यहाँ पर जो है निर्दय मतलब क्रूर, क्रूरतम बाढ़ जिस प्रकार से जो है वह अपने तरफ सब कुछ को बहा ले जाता है, एक बाढ़ जैसे बहा ले जाती है, वैसे ही देखा जाए यहाँ पर गर्मी ने हर किसी का हाल बेहाल कर दिया है। और यहाँ पर धरती का जो जलता हुआ हृदय है वह धो धो करके जल रहा है। याद करिए, इसी प्रकार से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है शीरीष की फूल में धरती का जिक्र किया है कि धरती जो है धूम्र जो है, धरती जो है धो धो करके जल रही थी। आपको याद है ना, शीरीष की फूल में जो है मई जून में धरती जो है धूमरात्रि बनी हुई थी। वो लाइन मैं पढ़ देता हूँ, किताब मेरे पास है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो लाइन है, क्योंकि किसी किताब में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, यानी धरती धो धो करके जल रही थी। और अब आगे बता रहे हैं कि अब यह तेरी रणतरी, रणतरी का मतलब युद्ध की नौका, यह तुम्हारी युद्ध की नौका है। अब कभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनों में, दो दो लाइनों में संबोधित किया। पहला किस संबोधित किया गया? जीवन के सुख दुख को। फिर अगली जो है दो लाइनें थी, किसको बताया गया? यहाँ बताया गया जो है कि धरती जल रही है गर्मी से। अब अगली जो कुछ लाइनें हैं, इसमें बताया जा रहा है कि बादलों के आगमन से पूर्व, अब बादलों के आगमन से पूर्व जो हमारे जो कह सकते हैं जो अंकुर होते हैं, जो जमीन में पड़े हुए जो बीज होते हैं, उन पर क्या प्रभाव होता है, ये बताया जा रहा है। यह तेरी रणतरी, यह तुम्हारी युद्ध की नौका है, भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षाओं के साथ भरी हुई, घन, घन मतलब बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। भेरी गर्जन मतलब जोर की गर्जना करने वाले, सजग मतलब सचेत, सुप्त मतलब सोए हुए अंकुर। जोर की गर्जना के कारण जो अंकुर यानी जो बीज जमीन के अंदर सोए हुए हैं, वह जो है अब जाग गए हैं उस बादलों की गड़गड़ाहट को सुन करके। उर में पृथ्वी के, उर मतलब हृदय, धरती के हृदय में आशाओं के साथ नव जीवन की, नए जीवन की आशा के साथ ऊंचा कर से सिर को ऊंचा करके ताक रहे हैं अय विप्लव के बादल। और विप्लव मतलब क्रांति, क्रांति करने वाले बादल धरती को देख रहे हैं कि आखिर हमें किस प्रकार से जो है वर्षा धरती पर करनी है, किस प्रकार से यहाँ की जनमानस को प्रसन्न रखना है। फिर बार बार गर्जन, दोबारा और दोबारा बादल गरज रहे हैं, वर्षण है मूसलधार, और
मूसलधार का मतलब हुआ लगातार मोटी बरसात का होना, यानी वर्षा की जो बूंदे हैं वह मोटे रूप में हो रही हैं। वर्षा है मूसलधार, मूसलाधार बारिश हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, और बादलों की गर्जनों को सुन करके या जो संसार के लोग हैं अपने दिल की धड़कनों को रोक करके बैठे हुए हैं। अशनपात से स्थापित उन्नत सततवीर। अब यहाँ पर किसानों के बारे में कब कह रहा है, कुछ लाइनों में यहाँ पर कवि ने किसके बारे में बताया, जो है कि बादलों की गर्जन का अंकुरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो अगली लाइन है इसमें बताया जा रहा है किसानों के बारे में। असनपात से स्थापित उन्नत सततवीर। असनपात मतलब होता है अज्ञात साप से स्थापित 100 किसान जो कि अपने विकास की संकल्पना को लिए हुए हैं, वीर हैं, वह आगे बढ़ रहे हैं। किस लिए? कृषि कार्य संपन्न करने के लिए। छत विक्षत हत अचल शरीर। छत विक्षत मतलब लहूलुहान, और अचल शरीर का मतलब हुआ मजबूत शरीर के साथ किसान अब अपने कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए, धान की खेती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। और एक किसान ऐसे हैं कि वह जो है स्पर्धा कर सकते हैं क्योंकि उनमें धीरज है, और वह जो है आकाश के साथ लोहा ले सकते हैं। आपको याद होगा कि आपने 11 में पढ़ी होगी आपका दुष्यंत कुमार की जो है गजल, उसमें जो है कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। पढ़ा है आपने? ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये बेकरार है आवाज में असर के लिए। तो ये जो फीलिंग है कि आवाज में असर करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, अपने पाँव के साथ पेट भी ढक लेंगे, कुछ इसी प्रकार की फीलिंग इन पंक्तियों में आ रही है। अब आगे कवि कह रहा है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। अब छोटे छोटे पौधे के बारे में कहा जा रहा है कि बादलों को देखकर उनके अंदर क्या फीलिंग आ रही है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, छोटे भार वाले जो पौधे हैं वह हंस रहे हैं। शस्य अपार, शस्य का मतलब फसल, और इन पौधों में अपार फसल पैदा करने की क्षमता होती है। हिल हिल, ये पौधे हिल रहे हैं, खिल खिल, और वह खिलखिला करके हंस रहे हैं छोटे छोटे पौधे। हाथ हिलाते, हाथ हिला रहे हैं तुझे बुलाते, और वह बादलों को बुला रहे हैं कि बादलों आओ और अपनी वर्षा के माध्यम से हम सबको खुशहाली प्रदान करो। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव का मतलब होता है क्रांति करने वाले, रव का मतलब होता है अणु। छोटे से हैं और उनमें लेकिन आणविक शक्ति है, एटॉमिक पावर है, और वह जो है ऐसे छोटे छोटे पौधे शोभायमान हो रहे हैं। अब आगे जो बता रहा है कभी, वो जो है बता रहा है कि किसान खेतों में काम कर रहा है, और काम करते हुए जब वो बड़े बड़े महलों को देखता है तो उसके मन में कौन से विचार आते हैं, इसको यहाँ पर कवि ने बताया। कहता है अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका मतलब बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े भवन है, जो है कि ये बड़े बड़े भवन नहीं है, ये आतंक भवन है। एक किसानों और मजदूरों को डराने के लिए एक टेरर हाउस है। वे लोगों को अपने प्रभुत्व के माध्यम से, अपने वैभवशालिता के माध्यम से वे लोगों को डरा रहे हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, पंख मतलब कीचड़, यहाँ पर कवि कह रहा है कि सदा ही कीचड़ पर में ही कमल खिलता है। जल विप्लव प्लावन, जल का मतलब जान ही रहे हैं पानी, विप्लव मतलब होता है बाढ़, और प्लावन का मतलब होता है, विप्लव मतलब क्रांति और प्लावन बाढ़। यानी सदैव क्या होता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, और जब कमल खिलता है तो वहां पर बहुत सारा जल का स्रोत होता है, और जल के स्रोत में वो जो शक्ति होती है कि वह क्रांति भी ला सकता है और बाढ़ भी ला सकता है। अगर असीमित जल हो गया, असीमित हुआ तो बाढ़ आ सकती है, अगर वर्षा की मात्रा कम हुई तो सूखा पड़ जाता है। यहाँ पर कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नहीं। क्षुद्र मतलब छोटा, प्रफुल्ल मतलब खुशियों के साथ, जलत कमल, सदैव जो है छोटे रूप से और खुशी रहने वाले कमल से ही क्या होता है कि जो नीर होता है, पानी कभी टिकता नहीं है, कमल के फूल पर पानी हमेशा टिकता नहीं है, वह नीचे लुढ़क जाता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। और चाहे रोग हो चाहे शोक हो, यहाँ पर जो बच्चे के समान सुकुमार शरीर वाला जो कमल है वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। यानी कीचड़ में भी मुस्कुराता है, और कीचड़ के साथ साथ जो तमाम प्रकार की अशुद्धियां होती है उनके बीच में कमल क्या होता है, मुस्कुराता रहता है। इसी प्रकार से किसान भी होता है, कितनी भी आपदाएं आ जाए, कितनी भी विपत्तियां आ जाए, वह किसान हमेशा मुस्कुराता हुआ पाया जाता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष।
किसान का जो कोष है, खजाना जो होता है, वह खाली होता है और क्षुब्धतोष यानी उसका जो पेट होता है, वह भरा नहीं होता है, वह भूखा होता है, भुखमरी के कगार पर होता है, लेकिन उसके बाद भी वह किसी प्रकार से जो है, वह उफ़ नहीं करता है और तमाम झंझावातों को सह करके वह देश दुनिया की खुशहाली के लिए अन्न उपजाता है और इसलिए अन्नदाता कहलाता है। आगे है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है, जो किसान खेतों में काम करते हुए बरसात में काम कर रहा है और ऐसे में वो किसान जो है, वह अंग-प्रत्यंग से जो है, वह बरसात से लिपटा हुआ इसलिए है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए हैं। आतंक अंक पर काँप रहे हैं और वो आतंक के कारण जो है, बादलों के आतंक के कारण यानी ठंड के कारण ठिठुर रहा है। धनी ब्रज गर्दन से बादल, ये बादल धनी है और ब्रज के समान गर्जना कर रहे हैं। ब्रज भगवान इंद्र का आयुध है और यह ब्रज उनको वृत्तासुर की जो है संहार करने के लिए उस समय मिला था जब उन्होंने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियों के लिए प्रार्थना की थी और दधीचि ने अपने शरीर का दान कर दिया था। तो उससे उन्होंने जो अस्त्र बनाया था उसका क्या नाम हुआ? वज्र। त्रस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं। त्रस्त मतलब हुआ कि भयभीत आँखों को और मुँह को जो है ढाँप रहे हैं। यहाँ पर बादलों का भी आशा है और किसान का भी आशा है। किसान भी जो है अब बरसात में अपना कार्य करते-करते अपने नयनों को और मुख को ढाँप इसलिए रहा है क्योंकि तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और बादल भी जो है अब जो है अपने जो है भारी बरसात के कारण अब वो जो है धीरे-धीरे अपना कोष रिक्त कर रहे हैं। इस कारण वह त्रस्त हो गए हैं और वह अपने जो उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन क्षमता है, उसको धीरे-धीरे अब समेटते जा रहे हैं। जीर्ण भाव है, शीर्ण शरीर। अब जो बादल है, उसका जो भुजा है, वह कमज़ोर हो गई है और शरीर भी कमज़ोर हो गया है। इसी प्रकार से किसान की ब भुजा भी कमज़ोर हो गई है, उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर और अधीर होकर के कृषक जो है, किसान जो है, बादलों को बुला रहा है। ऐ विप्लव के वीर और बादलों को जो है विप्लव यानी क्रांति करने वाले वीर कह रहा है क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। याद करिए इसी तरह के बरसात का सीन आपने पढ़ा धर्मवीर भारती की जो है जो उनकी जो आपने संस्मरण पढ़ा था काले मेघा पानी दे। उसकी पंक्तियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था। कैसे जो है उस समय जो है स्थिति कमी थी। देखिए, जेठ के तप 10 तपा बीत जाने पर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। और आगे वो लिख रहे हैं, जहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लो ऐसे कि चलते-चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। यानी यहाँ पर उसे जो है ग्रीष्म का जो है जो एक तांडव है, जो एक तूफ़ान है, जो एक भयानक मंज़र है, उसको धर्मवीर भारती ने बताने का प्रयास किया है और उसी मंज़र को निराला ने भी बताया है कि किसान किस तरीके से बादलों के अधिक बरसात के कारण त्रस्त हो गया है। बादल तो त्रस्त हो ही गए हैं, लेकिन किसान भी परेशान हो गया है। जब अधिक बरसात होती है, तभी फसल को नुकसान होती है, खासकर जब फसल कटने वाली होती है। तो उस समय किसान को बहुत अधिक हानि होती है। गेहूँ की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, किसान को हानि होती ही होती है। चूस लिया है उसका साथ और अब जो है बादलों के माध्यम से जो सारे तत्व था, उसको जो है अब समाप्त कर लिया है बादल ने, यानी अपने समस्त वर्षा रूपी संपत्ति को जो है धरती पर बिखेर दिया है। और किसान का भी शोषण कौन करता है? आपका ज़मींदार, जो पूंजीपति होता है, उसने भी किसान का शोषण किया। हाल मात्र ही है आधार और अब किसान शोषित होते-होते इस कदर पहुँच गया है कि उसके जो है शरीर पर जो हड्डियाँ बची हैं, उतना ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। और जीवन के पारावार, लेकिन वो किसान जीवन का पार करने वाला है, अन्नदाता है और सबको खुशियाँ प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के संबंधित कविता में बादल राग में निराला ने जो है बादलों को बादलों के साथ-साथ किसानों को और मज़दूरों को समेटने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि हमें बादलों की तरह ही अपने जीवन को जीना चाहिए और हर तरीके से संतुलित जीवन जीना चाहिए। इसी के साथ-साथ ये कविता समाप्त। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।